वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इलाज के हवाले से अपनी गुफ्तगू अपने माहिरीन से जारी रखे हुए हैं। मैं अपना सवाल डॉक्टर आरिफ अरीके से करूंगा कि अब जिस तरह इनको डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एजेंट का आपने बताया कि ये दवाएं दी जाती हैं और लंबे अरसे तक दी जाती हैं, उससे मर्ज़ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बहुत सी यानी कॉम्प्लिकेशन भी पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पे उनको राशा पैदा हो जाता है, मिसाल के तौर उनको चलने फिरने में मसाइल हो जाते हैं, उनको पेशाब के इमरजेंसी हो जाती है, अचानक से बिनाई फिर दोबारा से जानी शुरू हो जाती है, उनको अकड़ाहट हो जाती है। तो इन असरात में क्या क्या दवाएं हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अंदर कोई इलाज उसके हवाले से मुयस्सर नहीं है? नहीं, बिल्कुल। डिज़ीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट के अलावा भी दवाइयाँ मौजूद हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, तदाबीर कर सकते हैं जिससे मरीज़ को सुकून मिलता है, बेहतरी होती है, उनके पट्टे जो हैं वो ढीले हो जाते हैं। होता ही है जिस तरह आपने बताया कि एक तो अलामत यही है जो हम बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जिस्म में अकड़ाहट हो जाती है, स्पेसिटी। इस अकड़ाहट की वजह से बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। पेशेंट जो मरीज़ है उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, मुअज़्ज़र हो जाता है और उसकी हरकत स्लो हो जाती हैं। तो इसके लिए पट्ठों की रिलैक्सेशन के लिए दवाइयाँ होती हैं, और जो बड़ी मखसूस दवाई है जिसे हम कहते हैं वो उसका नाम है बैक्लोफेन, ठीक है ना। वो एक गाबरजे कंपाउंड है, और बैक्लोफेन जो है वो पट्ठों को, ख़ास तौर पे स्पाइनल मसल्स जो होते हैं उनको ही ढीला कर देती है ताकि अकड़ाहट कम हो जाए और चलना फिरना बेहतर हो जाए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी इसके साथ और भी दवाइयाँ हैं जैसे टिज़ानोडीन है, क्या वो भी पट्ठों को ढीला करती है। तो लगातार पट्ठों को ढीला करने वाली दवाई कंट्रोल्ड, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देंगे तो बहुत ही ढीला हो जाता है बदन, तो वो मॉनिटर करते रहें, आप उसको उतनी मखसूस दवाई दें जितनी उसको ज़रूरत है। एक तो ये हो गया। दूसरा, बिल्कुल सही आपने कहा, इन लोगों की मोबिलिटी कम हो जाती है, जिनकी मोबिलिटी कम हो जाती है उनमें पखाने और पेशाब का प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लैडर एंड बाउल डिस्फंक्शन हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मखसूस तदाबीर करनी पड़ेंगी उसके लिए। दूसरी बात यह है कि इनकी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। तीसरी बात यह है क्योंकि कोई भी इंसान अगर चलना फिरना कम कर दे तो उसके पट्टे ढीले हो जाते हैं, उसके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। उसकी वजह यही है कि आदमी की एक्टिविटी के साथ बोन की फॉर्मेशन होती हैं, तो उसके लिए भी आपको सप्लीमेंटेशन करनी बड़ी ज़रूरी है। तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल रिलैक्सेशन मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हड्डियों को रिप्लेनिश करने के लिए उसकी भी सप्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह इन्होंने बहुत से कॉम्प्लिकेशन के इलाज की बात है, इस तरह एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है फटीग, जिसमें उनको थकावट का एहसास रहता है और साथ साथ दर्द, जिस्म में दर्द उनको काफ़ी इन मरीज़ों के रहते हैं। तो इस हवाले से क्या इलाज मुयस्सर है जो इन मरीज़ों को दिया जाए? MS के अंदर जो उसकी ये सारी दवाइयाँ कहलाती हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ना। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के 3-4 हिस्से हैं। उनमें से एक तो दवाइयाँ हैं कि कुछ चीज़ें जिनको आप दवाइयों से ठीक करते हैं, जैसे स्पास्टिसिटी का बताया, ट्रेमर्स का बताया कि बहुत सारे मरीज़ों में ट्रेमर्स हो जाते हैं, बहुत हाथ कांप रहे होते हैं, उसकी भी गोली मौजूद है। फटीग जो है MS की बीमारी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उस फटीग की भी दवाई मौजूद है कि जिसके ज़रिए, इसी तरह ब्लैडर डिसफंक्शन, इसी तरह सेक्शुअल डिसफंक्शन भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मर्दों और ख़वातीन दोनों में होता है ये, उसका भी इलाज मौजूद है, उससे सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो जाती है। इसी तरह गेट जो बैलेंस का प्रॉब्लम होता है कि तवाज़ुन नहीं रहता, उसकी भी दवाई मौजूद है कि जिसके ज़रिए बैलेंस बेहतर हो जाता है। तो ये जो अलामतें हैं MS की, इसका इलाज मौजूद है। एक तो दवाइयों से इलाज होता है। दूसरा इलाज ये होता है कि आपको कुछ चीज़ों से एहतियात करनी होती है जिससे MS की सिम्टम्स बढ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पे ज़्यादा हीट से MS की सिम्टम्स बढ़ जाती हैं, कमज़ोरी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे मरीज़ को हम कहते हैं कि बहुत तेज़ गर्म पानी में आप बात न लीजिए, क्योंकि अगर बहुत तेज़ गर्म पानी में अगर टब के अंदर लेटे रहें आधा घंटा तो उससे उनकी वीकनेस बढ़ जाती है, उनकी कंडक्शन के ऊपर असर पड़ता है। या वेदर की जो बहुत चेंजेस होती है उसके नतीजे में, या स्ट्रेस अगर बढ़ जाए किसी वजह से, या अगर कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से ये बढ़ जाती है। इसी तरह MS के अंदर एक प्रॉब्लम ज़ाहिर है यंग लोगों की बीमारी है और थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी होती है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों में डिप्रेशन की बीमारी होती है, जिसके ऊपर एक प्रोग्राम पूरी तफसील से अलग से भी बात होगी कि उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं MS के। लेकिन डिप्रेशन की एक कॉमन प्रॉब्लम है MS में, जिसकी वजह से उनके ऊपर बुरे असरात मुरतब होते हैं। और जो चौथी और सबसे अहम चीज़ है MS के इलाज के अंदर, वो ये कि सिर्फ दवाओं से काम नहीं चलता। एक तो काउंसलिंग चाहिए होती है उनको, मुसलसल उनको इस बात को समझाना पड़ता है, उनकी हौसला अफजाई करनी पड़ती है कि वो इस बीमारी का मुकाबला करें, और जो लोग इस बीमारी का मुकाबला करते हैं वो अच्छी खासी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। और दूसरी चीज़ है रिहेबिलिटेशन, कि उनका एक रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए।
सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं, फिजियोथेरेपी का ताल्लुक होता है सिर्फ गेट से, चलने फिरने से। बाज़ लोगों को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, बाज़ लोगों को जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है कि अगर वो अपने हाथ प्रॉपर नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो वो उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराएं, उसकी भी पूरी रेंज मौजूद है। और इसी तरह बाज़ लोगों को उसकी सपोर्टिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। किसी के मिसाल के तौर पे पैरों में अगर स्पास्टिसिटी ज़्यादा है तो आप उसको AFO लगा दें, जिसकी वजह से उसका चलना फिरना नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल वो चल सकते हैं। बाज़ औक़ात हमें उनको छड़ी देनी पड़ती है, वॉकर देना पड़ता है, क्वाड केन देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद क्या है कि जिसको MS की बीमारी है उसको माशरे में एक बिल्कुल कारामद फ़र्द के तौर पे रखा जाए, वो चल सके, वो अपने घर के अंदर आ जा सके, वो अपने सारे ज़ाती काम कर सके, थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी हो उसके बावजूद भी अपने काम कर सके। तो इसी तरह असिस्टिव डिवाइसेस आती हैं खाने के लिए, पीने के लिए, बाल बनाने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये सारी का सारा जो रिहेबिलिटेशन है ये MS की ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, और हम चाहते हैं कि MS का जो हर मरीज़ है वो एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर रहे। रिहेबिलिटेशन का मतलब कि अपने फंक्शनल आउटकम को मैक्सिमाइज़ कर सके, डिप्रेशन उसका ठीक हो जाए, उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो सारी दूर हो जाएँ, और वो एक मुसलसल एक नॉर्मल कैफियत में लाने की कोशिश करता रहे। जैसे डॉक्टर वासिर ने बहुत तफसील से बताया कि इसके अंदर जो जो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या इलाज मुआवजा मुयसर है। इसमें जिस तरह इन्होंने जिक्र किया रिहेबिलिटेशन का, अब कई MS के मरीज़ होते हैं जिनको बोलने में और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के अंदर और रोज़मर्रा के काम या खाना पीना, कपड़े तब्दील करना मसला, तो इसके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए क्या इलाज मुयसर है? देखें, रिहेबिलिटेशन तो कई किस्म का होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, गेट ट्रेनिंग इसे हम कहते हैं, चलने फिरने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जैसे डॉक्टर वासिर साहब ने बताया कि बैलेंस और स्पेसिटी, बैलेंस का भी प्रॉब्लम होता है और अकड़ाहट का भी प्रॉब्लम, ये दोनों मिलके जो है ना चाल को काफ़ी मुश्किल कर देते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट जो है बड़ी स्पेसिफिक, उसे हम कहते हैं गेट ट्रेनिंग। दूसरी बात है आवाज़ में जो लुकनत आ जाती है या मुश्किलात हो जाती हैं, उसके लिए आपको स्पेसिफिक स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, एंड इट वर्क्स। और हम देखा है कई लोगों को हमने भेजा भी है और यूनिट्स भी हैं वहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि जो बहुत सी ऐसी हेल्पिंग आपको इंस्ट्रूमेंट बने हैं जो उनको गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गेट डिफ़िकल्टी है या उनको लिखने में डिफ़िकल्टी है, और अगर उनको कॉम्प्लिकेशन के तौर पे ट्रेमर्स आ गए तो उसमें आप उनको हेल्प कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स पुट टुगेदर ये फिर आदमी को फिजिकली एक्टिव कर देती है, एंड देन ही कैन कंटिन्यू द रूटीन ऑफ लाइफ। डॉक्टर से ये बताइएगा कि अब रिहैब, जो कि जैसे बताया कि मरीज़ जो है माजूर हो सकते हैं इसमें, और रिहैब का बहुत इम्पॉर्टेंट असर, तो ये इलाज मुआवजे के किस हिस्से में रिहेबिलिटेशन का काम शुरू कर देना चाहिए ताकि मरीज़ को जहां वो अद्वियात ले रहा है उसको पता हो कि ये काम इसको खुद से शुरू करना है या किसी जगह जाना है, क्या करना है? इस हवाले से क्या आप कहते हैं? MS के मरीज़ों में पहले दिन से ही रिहेबिलिटेशन, जैसे आप पहले दिन से दवा शुरू करते हैं इसी तरह पहले दिन से रिहैब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि रिहैब का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपको बेहतर बनाया जाए, बल्कि ये भी होता है कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मज़ीद वर्स होने से बचाया जाए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के हाथ में कमज़ोरी भी है, माइल्ड सी कमज़ोरी है, उसको पहले दिन से उसकी रिहेबिलिटेशन शुरू हो जानी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाएं या किसी रिहेबिलिटेशन के एक्सपर्ट को हायर करें। हम तो ज़्यादातर घर वालों को ही सिखा देते हैं एक्सरसाइज करना, बल्कि मरीज़ को ही सिखा देते हैं। अगर उसका फॉर एग्जाम्पल उल्टा हाथ कमज़ोर है, हम उसको सिखाते हैं कि भाई सीधे हाथ से किस तरह अपने तुम्हें उल्टे हाथ की एक्सरसाइज करनी है, दिन में 40 दफ़ा 50 दफ़ा। तो ये हमें मरीज़ को पहले दिन से एजुकेट करना चाहिए कि भाई रिहेबिलिटेशन पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी और पूरे इलाज का हिस्सा है, और ये आखिर तक चलती रहेगी चाहे मरीज़ सही भी हो जाए। एक और भी बड़ी दिलचस्प बात ये पता चली है कि जो MS के पेशेंट्स होते हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें MS के अटैक कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब MS को खुदा न खास्ता किसी को बीमारी भी हो और वो रेगुलर एक्सरसाइज करे रोज़ाना, तो वो एक तरह का प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी है। तो उनको वैसे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए पूरे जिस्म की, और अगर उनको किसी जगह डिसेबिलिटी है हाथ या पाँव की या ज़बान की, उनकी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, कि मज़ीद MS को प्रिवेंट करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें आपको थेरेपिस्ट हायर करना पड़े, थेरेपिस्ट को लगाइए, किसी फिजियो एक्सपर्ट को दिखाइए आप रिहेबिलिटेशन के अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, और फिर एक रेगुलर उनके साथ फॉलोअप करें। और इसमें घर वालों का भी बड़ा अहम रोल है कि घर वाले भी मरीज़ को मरीज़ नहीं बनने दें। ये नहीं कि मरीज़ किसी को MS हो गई तो उसके मुंह में चमचे से खाना खिलाया जा रहा है और उसके मुंह में लुकमा डाला जा रहा है और उसको हिलने नहीं दे रहे अपनी जगह से, ये मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है।
मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद ये है कि आप मैक्सिमम काम जो कर सकता है वो आप उससे करवाइए। उसको बिस्तर पे नहीं लेटने दें, आप उसको बोलें चलो खड़े हो, अपने काम अपने हाथ से करो, खाना अपने हाथ से खाओ, वॉशरूम खुद जाओ, ताकि वो मरीज़ का जो रिहेबिलिटेशन का पोटेंशियल है वो मैक्सिमाइज़ हो सके। तो अगर इसके ऊपर हम तवज्जो देंगे रिहेबिलिटेशन पे, तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी डिसेबिलिटी थोड़ी सी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और बीमारी थोड़ी सी होती है। और बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी बीमारी बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत के ज़रिए और अपने जो फंक्शनल रिकवरी के ज़रिए उनकी डिसेबिलिटी बहुत थोड़ी रह जाती है। इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है मरीज़ के माइंडसेट के साथ, घर वालों की सपोर्ट और रिहेबिलिटेशन के साथ। नाज़रीन, जैसे कि हमारे माहिरीन ने हमें बताया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीज़ों को जहां अद्वियात के इस्तेमाल में अपने मौलिज के मशवरे के मुताबिक काम करना चाहिए, वहीं रिहेबिलिटेशन यानी बहाली आसाब के हवाले से, जिसमें माहिरीन ने बताया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी को भी डे 1 से शुरू करना चाहिए, ताकि जिसकी जो रिहेबिलिटेशन की उसकी ज़रूरत हो वो पहले दिन से कारामा शहरी के तौर पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी सर अंजाम दे सके। नाउमीदी या माजूरी के शिकार होने के बजाय इस बीमारी के इलाज के लिए उम्मीद के साथ और जस्तजू के साथ उसका इलाज जारी रखना चाहिए, ताकि वो एक सेहतमंद शहरी के तौर पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार सके। वहीं हमें माहिरीन ने यह भी बताया कि जो मर्ज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के तौर पर तशख़ीस हो जाता है, वो अपनी तालीम भी, अपने इलाज में, अपने रोज़गार के हवाले से काम भी जारी रख सकता है, और वहीं वो अपनी शादी और अज़दवाजी ज़िंदगी को भी जारी रख सकता है। लिहाजा इस उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम के साथ मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए, उन्होंने इंतहाई मालूमात अफ़ज़ा गुफ्तगू और इलाज मुआलजे के साथ साथ एक उम्मीद अफ़ज़ा गुफ्तगू से हमारे नाज़रीन को आगाह किया। आज के प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है कि आप इस मालूमात से जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीज़ हैं उनको एक बेहतर आगाही हासिल हुई होगी। आपकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया।